हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा लास्ट मॉड्यूल, पहला चैप्टर हिस्ट्री का जो हमने पिछले 5 मॉड्यूल्स कवर किए, और आज इस आखिरी मॉड्यूल के साथ हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइटल क्या कहता है बेटा? नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब यहाँ पे आपने एक नई टर्म पढ़ी, इम्पीरियलिज्म। ठीक है, अब बेटा नेशनलिज्म तो आपको पता है क्या है, ठीक है ना, जहाँ से लोगों ने अपने अंदर सेंटीमेंट्स पैदा किए। किसके सेंटीमेंट्स थे वो सेंटीमेंट्स थे एक नेशन स्टेट को बिल्ट करने के लिए। ठीक है, अब इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक रिच एंड पावरफुल कंट्री ना दूसरी कंट्रीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ तो मैं अपने आसपास जितनी कंट्रीज़ है ना सबको कंट्रोल में ले लूँ। ठीक है, क्योंकि वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल एंड रिच नहीं होती, रिसोर्सफुल नहीं होती, तो ये उनके ऊपर अपना पावर जो है इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। राइट, तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को। तो क्या कहता है ये चैप्टर? सबसे पहले कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. तो बेटा क्या मतलब है इसका? कि जो लेट 19th century में जो नेशनलिज्म था ना, जो पॉजिटिव आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड था, जो कि लिबरलिज्म को सपोर्ट करता था, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, अब वो क्या हो गया? बहुत एग्रेसिव हो गया। ठीक है, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो नैरो डाउन हो गई। अब उसने क्या प्रायोरिटाइज किया? नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स। ठीक है, अब बेटा इसका मतलब समझो कि क्या मतलब वो बोलने की कोशिश करें कि नैरो क्रीड, यानी कि जो नेशनलिज्म था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, यहाँ पे रिजिड हो गया। उसकी आइडियोलॉजी जो थी ना वो एक फोकस था, वो सिर्फ एक अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को लेके हो गया, मतलब ब्रॉडर आइडियल्स नहीं थे, वो बहुत नैरो डाउन हो गया। ठीक है, लिमिटेड एंड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गोल्स थे नेशनलिज्म के वो किस पे फोकस कर रहे थे बेटा? अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को। जैसे मैंने बताया ना, इंपीरियलिज्म में बहुत रिच एंड पावरफुल जो एम्पायर्स होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, वो दूसरे लेस रिच एंड पावरफुल को ऑक्यूपाई करके अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते हैं। तो ये बेटा लिमिटेड एंड्स को ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इसी चीज़ को कर रहा है कि भाई अब हम अपनी पावर, अपनी डोमिनेंस अपनी किस तरह इम्पोज कर सकते हैं। तो इस पीरियड में क्या हुआ बेटा? जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे ना, दे बिकेम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। भाई अब तो हम एक दूसरे के साथ लड़ मर के अपनी टेरिटरी को किसी भी तरह एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो वो जो इम्पीरियलिस्टिक एम्स थे ना वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफाई करने लग गए, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने लग गए। लोगों की जो सोच थी वो नेशनलिज्म से इम्पीरियलिज्म की तरफ चल पड़ी। लालच आ गया ना, ग्रीड आ गई, तो वो अपने आप आपको कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। ठीक है, अब मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन क्या था बेटा यूरोप में आफ्टर 1871? दैट वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। अब बेटा ये जो बाल्कन्स था ना, ये एक ऐसा रीजन था जहाँ पे अलग अलग जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन के लोग रहते थे। बेटा यहाँ पे मैंने आपको बाल्कन का मैप दिखाया हुआ है, इसके अंदर आप देखो रोमानिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, सर्बिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, टर्की, ये सब थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, मतलब ये हम मॉडर्न डे का देख रहे हैं, जो बाल्कन रीजन का जो मैप है, जो इसके अंदर ये मॉडर्न डे सारी ये जो अलग अलग स्टेट्स थी। तो ये बाल्कन एम्पायर जो था ना बेटा, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। ठीक है, तो उसके कंट्रोल में था ये। अब बाल्कन्स जो थे ना, सिंस इनके अंदर इतने सारे एथनिक ग्रुप्स थे, तो ये ऑटोमन एम्पायर से भाई क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंस चाहते थे कि बस हमें अब अपनी आज़ादी चाहिए। ठीक है, ओहो स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, सॉरी। क्या चाहते थे ये जितने भी स्टेट्स थे? ये चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले। किससे इंडिपेंडेंस? ऑटोमन एम्पायर से। अब ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, रशिया है, ऑस्ट्रियो हंगरी है, जर्मनी है, ये क्या करेंगे? ये तो उस पूरे बाल्कन रीजन को अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे। रशिया बोलेगा मैं ले लूँ, जर्मनी बोलेगा मैं ले लूँ, ऑस्ट्रियो हंगरी बोलेगा मैं ले लूँ। ठीक है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? टेंशन्स बढ़ती गई। तो ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया? इट मेड दिस डिसइंटीग्रेशन, यानी कि बिखर गए, सारी पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होगी, डिसइंटीग्रेट होगी जो अब तक जुड़ी हुई थी। तो ये एक्सप्लोजिव हो गया पूरा रीजन, यानी कि यहाँ पे धमाल हो गया। कैसे? 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि भाई हम अपने आप को वापस से स्ट्रेंथन अप करें,
कैसे करें? कुछ मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं, कुछ सुधार लेके आते हैं अपनी पूरे बाल्कन रीजन के अंदर, लेकिन कोशिश उनकी नाकाम रही। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। भाई एक एक करके ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, बॉस्निया, क्रोएशिया, सब ने एक एक करके अपनी नेशनैलिटीज़ जो थी ना वो ऑटोमन एम्पायर से अलग कर ली, उसके कंट्रोल से बाहर आ गए और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब बाल्कन पीपल ने बोला कि भाई हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस का दावा करते हैं। कैसे दावा करते हैं? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल राइट्स, हमारी नेशनैलिटी, हमारी हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि भाई हम एक टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। अब इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ऑटोमन एम्पायर के आने से क्या हुआ? बेचारे दब गए, सबजुगेट हो गए ऑटोमन एम्पायर के नीचे जितनी भी ये अलग अलग नेशनैलिटीज़ थी। तो इन्होंने क्या किया? रिबेल किया, लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो हम स्ट्रगल करेंगे ना, तो हमारी जो इतनी पुरानी इंडिपेंडेंस थी ना, वो हम क्या कर लेंगे? वापस से अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब टेंशन शुरू हो गई। ठीक है, एग्रेसिव नेशनलिज्म आ गया यूरोपियन पावर्स में, उनके इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस डेवलप होने शुरू हो गए, मिलिट्री अलायंसेस बनने लग गए, और मिलिट्री अलायंसेस बनने से क्या हुआ बेटा? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और ये इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया कौन सा था पूरे यूरोप में? बाल्कन एरिया। बेटा बाल्कन एरिया जो है ना, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस मैप में, साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये पूरा का पूरा बाल्कन रीजन जो है आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता होता है 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में, कि बाल्कन रीजन जो था उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हुआ। तो उसका आपको बैकग्राउंड मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब बाल्कन स्टेट्स जो थी ना, एक दूसरे से जलने लग गई कि भाई मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, मैं जितनी टेरिटरीज अपने अंडर कर लूँ तो मैं ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाऊँगा, मैं जितनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करूँगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मैं पावरफुल हो जाऊँगा दूसरों के ऊपर। अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई, क्योंकि बाल्कन जो था ना वो बिग पावर राइवलरी, यानी कि बड़े बड़े एक दूसरे के सामने दुश्मन खड़े हो गए। अब भाई जो इंटेंस राइवलरी होती है ना यूरोपियन पावर्स के बीच में, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? अब आपके घर की लड़ाई हो रही है तो फ़ायदा कौन उठाता है? बाहर के लोग आके फ़ायदा उठा जाते हैं। तो किसने फ़ायदा उठाया? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। इनका मोटिव क्या था कि भाई जितनी भी बाल्कन पावर्स आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि क्यों ना हम उनको होल्ड कर लें, अपनी पावर से उनको अपने अंडर इंक्लूड कर लें, अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड कर लें। तो इन्होंने फ़ायदा उठाया और इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने की इनकी इच्छा जागी। अब क्या हुआ बेटा? ये जो टेंशन्स थी ना, इसने किस चीज़ को ट्रिगर किया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, जो कि कब हुआ था? 1914 में, 1914 में। ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया? उसने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो मतलब आप ये देखो कि जो नेशनलिज्म हमने अभी तक पढ़ा, किस तरह एक दूसरे को मतलब साथ में कलेक्टिव आइडेंटिटी का स्पिरिट बिल्डअप करके एक नेशन स्टेट बिल्डअप करी, आज वो नेशनलिज्म जो एक यूनिफाइंग फोर्स होता था, उसने क्या चीज़ में वो बदल गया? राइवैलरीज में बदल गया बेटा। राइवैलरीज होने लग गए, वॉर्स होने लग गए, दुश्मनी पैदा होगी, जलन पैदा होगी। तो ये जो आपके कॉलोनियल एम्बिशंस थे ना, कि हम ये कॉलोनी बनाएंगे, इस कॉलोनी के ऊपर राज करेंगे, इस टेरिटरी को अपने अंडर ले लेंगे, ये जो कॉलोनियल एम्बिशंस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे यूरोपियन नेशंस के बीच में, उससे क्या होगी बेटा? ग्लोबल टेंशन होगी, पूरे यूरोप के अंदर टेंशन्स फैल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बाल्कन रीजन है, ये एक ऐसा रीजन बना जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुके थे। ठीक है बेटा, अब ये जो आप अगली पिक्चर देख रहे हो ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगी। और इस मैंने आपको पहले भी बताया, पिक्चर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करना है। और ये क्या शो कर रहा है? एक मैप दैट इज सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ये पिक्चर आई थी बेटा पिछले बार, तो इसमें ऑप्शंस दी गई थी। तो जो बच्चे इस पिक्चर को डिटेल में पढ़ जाएंगे, उनके ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश मैप है, ब्रिटिश एम्पायर का मैप है, तो इसके टॉप पे क्या दिख रहे हैं? एंजल्स आपको नज़र आ रहे हैं टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं आपको इस मैप में।
फिर उन्होंने क्या कैरी किया हुआ है, देखो अपने साथ एक बैनर कैरी किया फ्रीडम का, ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, फेडरेशन, एक एकजुट हो गए हैं हम, ठीक है। और फोरग्राउंड में कौन है, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया कौन थी बेटा, ये ब्रिटेन की एलेगरी, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा फ्रांस की मरियन एंड जर्मनी की जर्मेनिया, तो ब्रिटेन की जो एलेगरी थी बेटा वो ब्रिटेनिया थी। ये सिंबल था ब्रिटिश नेशन का, ठीक है। वो बिल्कुल उस ग्लोब के ऊपर ऐसे ट्रायम्फेंटली बैठी है, यानी कि विक्टोरियसली, कि हाँ मैं अपने कंट्री को यूनिफाई कर चुकी हूँ। और जो कॉलोनीज़ है ना बेटा, उनको किससे सिम्बॉलीफाई किया गया, उनको सिम्बॉलीफाई किया इमेजेस। कौन से इमेजेस, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, ये सारा फॉरेस्ट दिखा दिया उन्होंने यहाँ पे, प्रिमिटिव लोग दिखा दिए जो आदिवासी लोग होते हैं। तो जो डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड, कि भाई अब हम एक यूनिफाइड नेशन, आपने पढ़ा था ना एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में, तो उसके अंदर ये स्कॉटलैंड आयरलैंड को इन्होंने सबने एक साथ करके एक ग्रेट ब्रिटेन बनाया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इन्होंने पूरी उस नेशनल प्राइड को इस मैप के थ्रू रिफ्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं उसी टॉपिक को जो हमने कंटिन्यू किया, कि ये जो नेशनलिज्म हम पढ़ रहे हैं वो इम्पीरियलिज्म के साथ जुड़ गया है, यानी कि अब कंट्रीज़ अपनी टेरिटरीज़ को और ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपैंड करने पे तुली हुई हैं। तो भाई जब तुम लालच करोगे तो क्या होगा ना, अंत में डिज़ास्टर ही होगा ना, ठीक है। तो दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914. बट मीन वाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century, दे बिगैन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। भाई अब जो कंट्रीज ऑलरेडी यूरोपियन पावर्स ने दबोच के रखी हुई थी, उन्होंने तो इम्पीरियल डोमिनेशन का बढ़ चढ़ के मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट किया कि भाई हमें तो मंजूर नहीं है ये, हम क्यों चाहेंगे कि इस तरह से आप हमें और दबाओ और अपनी पावर्स को हमारे मतलब हम पे थोपो, ठीक है ना। सो दैट बिकम्स अ वेरी क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि क्यों ऐसे हमें ज़बरदस्ती अपने ही नेशन, अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही आइडेंटिटी को छोड़ के किसी और के अंडर, डोमिनेशन के अंडर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, एंटी इम्पीरियलिस्टिक मूवमेंट्स शुरू हो गई। एंटी इम्पीरियलिस्टिक मूवमेंट्स जब शुरू हुई तो हर जगह डेवलप हुई, एवरीवेयर। अब जितनी भी एंटी इम्पीरियलिस्टिक मूवमेंट्स थी वो किन्होंने शुरू करी बेटा, वो शुरू करी नेशनलिस्ट ने, ठीक है। नेशनलिस्ट क्योंकि वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बने रहें, हमारी कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बनी रहे, ठीक है। Now, this is where they say, and they were inspired by a sense of collective national identity, एक shared ideology वो enjoy कर रहे थे, and that was forged in confrontation with imperialism। मतलब एक ऐसी national identity, एक ऐसी ideology जो कब बनी या कब strengthen हुई, जब उन्होंने directly किस चीज़ को oppose किया बेटा, imperialistic policies को impose किया, ठीक है। तो उनके अंदर और ज़्यादा एक नेशनल यूनिटी जो थी वो और स्ट्रेंथन अप होगी। नाउ यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लिकेटेड, फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। अब बेटा यूरोप के अंदर तो इतनी सारी नेशन स्टेट्स बन चुकी थी, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, ठीक है। अब वो जो नेशनलिज्म की जो भावना थी ना, वो कहीं भी रेप्लिकेट, यानी कि उसको देखकर कुछ भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि भाई इन्होंने ऐसी नेशन स्टेट क्रिएट करिए, हम भी करेंगे। क्यों, अब लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को अचीव करने की आइडियोलॉजीज जो थी वो शेप अप होने लग गई थी, ठीक है। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स, इट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, कि भैया ये तो बहुत नेचुरल है, इस चीज़ को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक जैसे भाषा बोलने वाले, एक जैसा कल्चरल बैकग्राउंड शेयर करने वाले क्या हैं, एक कॉमन नेशन स्टेट्स हैं, ठीक है बेटा। तो आज ये आपका लास्ट मॉड्यूल कवर हो गया बेटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।